में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। बड़ी अहम खबरें, बड़ी दिलचस्प खबरें। जनाब तसद्दुक जिलानी साहब के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए 7 रुकनी बेंच बना दिया है, मगर पीटीआई कह रही है कि इसको खैर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मगर फुल बेंच का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि कुछ फादर जजेस जाहिर है इसमें नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, आज तोशा खाना केस में सजा की मुअत्तली है कि अभी कन्विक्शन तो है मगर मुअत्तली सजा मुअत्तल होगी। अच्छी खबर पीटीआई वालों की, पीटीआई के लिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें दोबारा याद दहानी करवाई है कि हम दिवालिया होने वाले हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं, जब हुक्मरान कर्जे लेके खुद खा जाएं और बैरून मुल्क अपने असासे बनाते रहें, किक बैक्स लेते रहें, तो ये तो होना ही था। ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर हम पहले आते हैं, इससे पहला जो अहम खबर है, सुओ मोटो जो लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबद जुबैरी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं, जनाब हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून, और जनाब शाह खावर साहब। थैंक यू वेरी मच आप सबके वक्त का। आबद जुबैरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, ये फरमाइए कि क्या ये मुतालबा मुनासिब है फुल कोर्ट का, या आप समझते हैं कि ये गैर जरूरी है, अनकॉल्ड फॉर है? जनाब आबद जुबैरी साहब, ये मामला इतना संजीदा है और इतना ख़तरनाक है, जो बातें उसमें इल्ज़ाम लगाएं 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनको मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ आपके फोरम से, इसको बिल्कुल टेकअप का फुल कोर्ट बैठना चाहिए। हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद ही 7 जजेस हैं। 4 जज तो यहाँ कराची में आए हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, कुछ पेशावर में होंगे या लाहौर में होंगे। तो ये मौका ऐसा है कि अब ये बुध को लग गया है कि 7 मेंबर बेंच के सामने, हो सकता है उसमें नोटिस हो या आगे कार्रवाई का हो। कि बाद में हमारी दरख्वास्त मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से यही होगी कि इसमें फुल कोर्ट बनाए, ताकि सच ये इतना बड़ा मामला है कि इसमें सारे लोग बैठें, ताकि सबकी राय शामिल हो जो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो जो भी राय होगी, ऑर्डर आएगा, वो हम सब पे उसके पाबंद होंगे। और इस बात पे हमें इस नतीजे पे मंतकी अंजाम पे पहुंचना है कि क्या हमारे अदलिया इसी तरह चलेगी। अगर ये बात चलती रही, इसका सद्देबाब नहीं किया गया, तो गुड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सर जी, जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी जनाब आबद जुबैरी साहब की। एक तो ये फुल कोर्ट के हवाले से बता दें कि आप क्या समझते हैं कि मामला इतना ग्रेव है, अहम है, जिस तरह जुबैरी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, इस पे आपका टेक क्या है? और फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं। जनाब हाफिज एहसान अहमद साहब। काई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया रहा है कि जिसके अंदर बात भी की जाती है और बात भी की जानी चाहिए। और उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम इस मुल्क के अंदर एक क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं। और उसका एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमारे जजेस हैं, जो उन्होंने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना होता है। अगर उन्हीं को हम प्रेशराइज कर दें या वो खुद किसी डर के नीचे आ जाएं या किसी को फेवर करें या इलविल करें, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ के निज़ाम से भी ज़्यादती है और वो अपने आप से भी ज़्यादती कर रहे हैं। अब स्पेसिफिक इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं कि अनप्रेसिडेंटेडली 6 जजेस ने एक लेटर लिखा और उन्होंने सर्टेन फैक्ट्स की तरफ करवाया, इशारा करवाया, और उन्होंने 2023 के इंसिडेंट को कोट किया, जिसको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, फुल कोर्ट मीटिंग करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, जो बंदयाल साहब थे, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। वो उस वक्त प्योने जज फाइज ईसा साहब को मिले, लेकिन चूंकि आपको पता है कि फाइज ईसा साहब का उस वक्त बंदयाल साहब के साथ वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे ये कह सकें कि जो प्योने जज जो है वो कोई फैसला कर लेगा, तो वो आपके सामने आया। लेकिन अब जो चीज़ है, जो 3, 4, 5 दिन से काई साहब इवेंट्स इसके अंदर आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी इस सिस्टम के अंदर खोली भी हैं। एक ये आया है कि हम डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान का फुल कोर्ट इस चीज़ को देखे। तो फुल कोर्ट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक फुल कोर्ट का एस्पेक्ट वो होता है कि जो जितने भी जुडिशल मामला आते हैं उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट की ओपन हियरिंग के अंदर देखें, और दूसरा वो होता है कि जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं आप उसको अपनी फुल कोर्ट के अंदर देखते हैं। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 2 दफ़ा मीटिंग की, जो आपके सामने 27 को भी हुई, 28 को भी हुई, और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई।
फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट का प्रेसर भी आया जिसके अंदर ये सारी चीज़ों की तरफ अंदिया दिया गया, और उसके बाद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट एक कमीशन बनाया और उसके जज साहब से कॉन्फ्रेंस उनकी आई। अच्छा सारी चीजें आई, आपकी बात आ गई, मैं जरा टेक ले लूं शाह खावर साहब का। बिल्कुल लीगल क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात ये भी तारीख का हिस्सा है कि जितने भी कमीशन बने हैं वो मिट्टी पाव कमीशन बने हैं और आज तक किसी कमीशन का कोई नतीजा नहीं निकला। मुमकिन शायद इसका भी ना निकले, लेकिन उसकी तो एक तारीख है। शाह खावर साहब, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। एक तो ये जो इन्होंने ये बात की, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या एक बड़ी पॉजिटिव रवायत सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, वो ये कि लाइव हेयरिंग दिखाई जाती है, तो क्या इस हाई सेंसिटिव केस की लाइव हेयरिंग होनी चाहिए या होगी शाह खावर साहब? और दूसरा मेरा सवाल का हिस्सा आपसे ये है कि आप ये प्रोसीड कैसे करेंगे? वो 6 फाजल जज साहबान को तलब किया जाएगा, उधर से दूसरे फरीक को भी तलब किया जाएगा, हाउ प्रोसीडिंग्स जो है वो कैसे आगे चलेंगी? शाह खावर साहब। जी काई साहब, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि अभी जो बात हो रही थी कि ये 7 रुकनी बेंच जो है इसको इससे ज्यादा इसका स्कोप होना चाहिए था। देखिए, हमें एक बात अपने ज़हन में रखनी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो पास हुआ है, उसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स 184(3) के तहत हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ एक अपील का हक दे दिया गया है। तो इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस हैं और उसमें ये जो बेंच 7 रुकनी बनाया गया है, ये ग़ालिबन इसी के पेश नज़र है कि कल इस जजमेंट से अगर कोई इख्तलाफ करना चाहे, इसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना चाहे, तो फिर तो ये 7 जजेस खुद तो नहीं सुन सकेंगे। उसके लिए फिर एक लार्जर बेंच जो कि पीछे 8 जजेस बनते रहते हैं, और उसके बाद जो है अगर 2 जजेस और भी शामिल हो जाए तो वो फिर उसका दायरा उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा कि इस पे फुल कोर्ट बेंच बैठा जाए, उस फुल कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो अभी इंक्वायरी जो मैंने आपको 2023 का 9 बताया है, उसके तहत इसके खिलाफ अगर कोई इंट्रा कोर्ट अपील करना चाहे तो वो कौन सुनेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 7 रुकनी बेंच जो है ये बड़े विजडम के मुताबिक जो है ये बनाया गया है। दूसरी चीज ये है कि इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो पहली समाअत की थी, वो भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंटरेस्ट केस था जिसकी समाअत उन्होंने पब्लिकली की थी। अब बेंच डिसाइड करेगा कि उसकी समाअत जो है वो इसी तरह जो है पब्लिकली होगी, उसकी लाइव टेलीकास्ट होगी या नहीं होगी, ये तो फिर उसने फैसला करना है। लेकिन एक चीज की तरफ जो अभी हाफिज साहब ने जो निशानदेही की है वो ये है कि 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी की तहकीक नहीं कर सकती, उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ा कमीशन बना था वो पनामा का बना था, 5 रुकनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में वो 5 रुकनी बेंच ने उसकी जो है वो कॉग्निजेंस ली थी। लेकिन उसमें भी जब देखा कि जब तहकीक तरफ मामला सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 7 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी और उसको कहा था, उसको TORs दिए गए थे कि आप इसमें तमाम फरीकैन को सुनने के बाद, तमाम चीज़ों का अहाता करने के बाद आप हमें रिपोर्ट दें। तो फिर JIT ने एक मुफस्सल, जिसमें मैं ग़ालिबन 10 वॉल्यूम्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी। फिर उसकी रोशनी में उन्होंने फिर NAB को हिदायत दी कि आप इसमें इतने इतने रेफरेंसेस बनाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सामने आएंगे जिसकी तहकीक होना जरूरी है, तो मेरा ख्याल है कि वो, मेरा ख्याल नहीं बल्कि ये 184(3) का तकाजा भी यही है कि उसमें वो शहादतें और इस तरह की तहकीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती। ठीक। अच्छा जुबैरी साहब, एक खबरें ये भी आ रही हैं कि जो तसद्दुक जिलानी साहब का बनाया था अब वो नहीं रहा, मगर 6 फाजिल जजेस जिन्होंने ये शिकायत की है उनका ये इरादा था, बताया जा रहा है जराए के मुताबिक कि वो उसके सामने उन्होंने पेश ही नहीं होना था और वो पिटीशन लेके जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर चलें ये बन गया। मगर हैविंग सेड दैट, जितनी बातें हमारे इंतहाई फाजिल दोस्त हाफिज हसन अहमद साहब ने की और शाह खावर साहब ने भी की, इसके तो बड़ी रुकावटें हैं
वो लिटिगेशन वो जो है तफ्तीश नहीं करवा सकते और फिर जो है जो JIT बने ना बने, तो मेरे ख्याल में ये भी एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। आप क्या समझते हैं जुबैरी साहब? लेकिन बड़े अदब से दोनों से मैं इख्तिलाफ करूंगा। पहली बात है कि फुल आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का शाह हावर साहब मेरे बड़े भाई ने एग्जाम्पल दी कि जी वो केस हुआ, सबसे पहला केस वही हुआ था जो टेलीकास्ट हुआ था, मैं उस वक्त सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, तो वही था, उसमें 15 मेंबर बेंच थी। तो हमने बात यही की थी और जस्टिस आयशा मलिक बार बार ये कहती थी कि इसके अगर प्रैक्टिस प्रोसीजर को अपहोल्ड कर लिया गया तो इसकी अपील कैसे होगी, सारे जज सुन रहे हैं। जब प्रैक्टिस प्रोसीजर पूरे कोर्ट सुन सकता है तो ये केस फुल कोर्ट क्यों नहीं सकता? ये नहीं कि जी अपील उसकी क्योंकि 8-7 से ज्यादा होगी तो ये फुल कोर्ट नहीं बन सकता। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट ये बात थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 15 जजेस सुना था, उसकी अपील कहीं नहीं फाइल हुई और ये बात हमने रखी थी कि जी हम इसकी अपील लेके कहाँ जाएंगे इसके, तो उन्होंने कहा था, कोर्ट ने कहा था नहीं इसकी अपील नहीं होगी, तो ठीक है, तो इसमें भी अपील नहीं। दूसरी बात है ये जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स होती है ये इंक्विजिटोरियल होती है, एडवर्सोरियल नहीं होती। इसमें वो शहादत भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इंक्वायरी करवा भी सकते हैं। ये कह देना कि जी 184(3) में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इंक्वायरी नहीं हो सकती, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट ये तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 184(3) की पावर में। ये सब कर सकते हैं, वो उन्होंने पनामा के केस में उन्होंने एक JIT से करवा ली, यहाँ खुद भी कर सकते हैं या किसी को बना ले। तो ये कह देना कि जी वो इंक्वायरी नहीं कर सकते, कोई रुकावट नहीं है। ये जुडिशल साइड पे फैसला होना चाहिए, वो देखना चाहिए कि जजेस साहब ने जो इन पे इल्जाम लगाए जिन अफसरान पे, ये बात कितनी डीप है, कहां तक हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट्स में ये इंटरफेरेंस होती है कि उनके मतलब के फैसले हों, एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा हो तो उसको कहा कि जी इस तरह फैसला। नवाज शरीफ साहब के जो अभी आप बातें थी उन लोगों ने भी तो यही बातें की थी कि जजेस जो थे अप्रोचेबल थे, इन पे प्रेशर डाल के ये फैसले ले लिए गए। हर वक्त उनके 5 जजों की तस्वीर लगा के उनकी जो तकारीर होती थी वो खातून जो मतलब वो लगा के उनकी जजों की तस्वीर की, ये वो जज हैं जिन्होंने हमारे साथ ये किया, ये एस्टेब्लिशमेंट के जजेस हैं और ये सारे और लाइक माइंडेड जजेस हैं जो बैठ जाते हैं और फैसले कर रहे हैं। तो ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए ताकि ये इंप्रेशन नहीं जाए कि लाइक माइंडेड जजेस बैठ के ये फैसला कर रहे हैं। अच्छा आफिस साहब, ये दो आपने आर्गुमेंट सुना अब, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने पॉइंट आउट की कि जो पॉलिटिकल जो धड़ा होता है उसको जो चीज सूट करती है, जिन जजों को उन्होंने प्रेशराइज करना होता है उनकी तस्वीरें लेके जलसों में आ जाते हैं, जलसों में उनका जिक्र करते हैं और जब पोजीशन बदलती है वो पावर में चले जाते हैं तो फिर उनका नुक्ता नजर भी बदल जाता है। इसमें भी कमेंट कर दीजिएगा। और जो इख्तलाफ किया है जुबैरी साहब ने कि फुल कोर्ट होना चाहिए और कमीशन नहीं होना चाहिए, इस पे भी हजूर जरा कुछ रहनुमाई फरमाएं जनाब हाफिज एहसान साहब। अच्छा काई साहब, जहां तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की है वो केस ऐसा था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस थे उन्होंने प्रॉस्पेक्टिवली उस लेजिस्लेशन को सस्पेंड किया और उसके बाद उसकी हेयरिंग नहीं की। जब नए चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने उसके अंदर जाके जो पहले काम किया वो फुल कोर्ट की मीटिंग की और उस फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। उस चीज को फुल कोर्ट ने सुना और चूंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल जो थे अपने रूल्स ऑफ बिजनेस थे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के 1980 हैं और उसके अंदर बात सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की थी कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी रहनी चाहिए या 3 मेंबर्स कमेटी के पास अथॉरिटी रहनी चाहिए, तो उसके ऊपर ये फैसला ये आया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि वो अथॉरिटी जो है वो 3 मेंबर्स पर रहनी चाहिए, इससे कलेक्टिव विजडम आती है। तो उस केस का इस केस के साथ किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है कि हम ये कहें कि जी वहां पे फुल कोर्ट था तो यहां पे फुल कोर्ट होना चाहिए, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है जिसके ऊपर बात थी। अब दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि कोई एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का 73 से आज तक देखें कि जिसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट 184(3) के जो ऑर्डिनरी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अलावा अगर कोई फैसला करना चाहे तो उसने जो है वो बगैर कमीशन के या बगैर इन्वेस्टिगेशन के या बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन को मुकर्रर किए जो JIT है या उसके अलावा जो है कोई प्रोसेस जो है किसी को इंटरेस्ट किए बगैर वो फैसला हो। चूंकि जब आप 184(3) के अंदर इनक्विजिटोरियल
एडिटोरियल करते हैं तो वो आप जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को करते हैं। इस केस के अंदर यह है कि जजेस ने जो इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम किसी स्पेसिफिक एजेंसी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो ऐसे इल्जाम नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि फर्दर प्रोब की जरूरत नहीं है। अब जब आपके पास कोई एलिगेशन उस लेटर के अंदर सवाए जो सीरियस फैक्ट्स को एट्रीब्यूट किया गया है वो है ही नहीं है, तो आपको लिए एक प्रॉपर फोरम चाहिए कि जो इनको इन्वेस्टिगेट करके अपनी फाइंडिंग्स लेके आए और फिर सुप्रीम कोर्ट देखे कि क्या फाइंडिंग्स वो मुनासिब हैं या नहीं है। अब मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, जो अभी 3 मेंबर्स कमेटी ने फैसला किया है, प्रोसीडिंग के अंदर पहली हेयरिंग के अंदर टोन और टेनर तो आएगी, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 3 दिन के अंदर जो एक ट्रॉलिंग की गई कि आपके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा रिजाइन किया, हालांकि आज उसने जजमेंट सस्पेंड कर दी है। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहा कि आप रिजाइन कर दें चूंकि आप जो है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा है। और दूसरा काई साहब मुझे ये बताएं कि हम जो 2018 के केसेस का भी रोना रोते हैं और अब का भी रोना रोते हैं, कोई एक केस बताएं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नीचे से सजाएं आई हो, चाहे वो नवाज शरीफ को आई हो चाहे वो इमरान खान को आई हो, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी बेंच ने एंडोर्स किया हो। अगर किसी बेंच ने वो सजाएं एंडोर्स ही नहीं की गई, और फिर आप ये बताएं कि क्यों हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जी हमारे जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे, या हमारे जजेस अगर वो चीज लेके डेफिनेटली। ये तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, सवाल में अर्ज किया था कि भाई जो सूट करता है किसी बड़े माशी मफाद को, क्योंकि बड़े माशी मफाद को ही रिप्रेजेंट करती है आज की पॉलिटिकल जो धड़े हैं, उन्हीं का टकराव हो रहा है। तो जो जिसको सूट करता है वो उन जजों के खिलाफ बोलते हैं, जो नहीं। ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। शाह खबर साहब, कुछ मैं सवाल जरा बदल के एक और, क्या कोई तरमीम लाई जा रही है, जो कोई टेन्योर की बातें हो रही हैं मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, आप क्या समझते हैं कि इनमें कोई है सदाकत आपको नजर आती है या ये होना चाहिए? शाह खावर साहब जी कैसा बात यह है कि इसके बारे में तो अभी हम सुन रहे हैं कि हवाओं में बात हो रही है, लेकिन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तरमीम जो है वो मैं समझता हूं कि अभी जो मुरवजा तरीक़ाकार है ये उससे टोटली डेविएशन होगी। तो मैं तो इस मुजवज़ा तरमीम के जो है वो हिमायत नहीं कर सकता। ये मौजूदा जो सिस्टम है उसको चलता रहना चाहिए। अब दूसरी बात जो ये है कि अभी मेरे भाई जुबैरी साहब ने जो कहा कि वो जो पहली समाअत थी जो फुल कोर्ट की, वो देखिए वो जो हाफिज साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो चूंकि पहले ही उसके मारज़ वजूद में आने से पहले ही 6 रुकनी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया था, तो फिर उसको फुल कोर्ट के सामने रखा गया उस वायरिस ऑफ दैट एक्ट को, जिसको फिर उन्होंने वैलिडेट किया। तो अब ये है कि अब चूंकि वो कानून आ चुका है, उसमें एक राइट ऑफ अपील मौजूद है, तो फिर उसमें ये कहना कि इसमें फुल कोर्ट बनाई जाए, ये मेरे ख्याल में किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात जो जुबैर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है 184(3) के तहत शहादत रिकॉर्ड करना, तहकीक करना, तफ्तीश करने की पावर्स है। बड़ी माजरत से मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेमो गेट याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक पिटिशनर बनकर सुप्रीम कोर्ट में 184 के तहत उसकी जो है वो जुरिस्डिक्शन इन्वोक की थी, उन्होंने बिल्कुल उसको एंटरटेन किया, लेकिन उसको भी प्रोब करने के लिए उन्होंने 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन बनाया था, जिसकी सरबराही जस्टिस फाइज ईसा कर रहे थे। उस वक्त वो सुप्रीम बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे। वो जो कमीशन होता है वो कोर्ट नहीं होती, उनकी फाइंडिंग्स, उनके पास इख्तियारात जो होते हैं वो सिविल कोर्ट के होते हैं, जैसे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत है। वो किसी भी गवाह को तलब कर सकते हैं, किसी की जो गवाह है उसकी अटेंडेंस के मुतालिक हर इकदाम कर सकते हैं, किसी भी सिविलियन या आर्म फोर्सेस या किसी भी इदारे से, सरकारी गैर सरकारी से रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, और तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद तीनों दोस्तों से बारी बारी क्विकली पूछूंगा। तोशा खाने की सजा खत्म हो गई जुबैरी साहब, और एक सजा रहेगी साइफर की। क्या खान साहब आपको बाहर आते नजर आते हैं? ये क्या किस समत में हालात जा रहे हैं, क्या लगता है आपको?
जुबैरी साहब? नहीं, देखिए उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, यानी उनको बेल हो गई है तोशाखाना केस में, उनकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, वो तो अपील के अख्तिताम पे ही ख़त्म होगी। अगर अपील वो जीतते हैं, वो सेट असाइड होता है तो फिर वो ख़त्म। तो लेकिन उनको 2 केसों में और सज़ा हुई हुई है, उनको सज़ा हुई हुई है तो साइफर के केस में और इद्दत वाले केस में। तो अभी वो सज़ाएं अगर सस्पेंड हो जाएं तो फिर उनको बाहर निकलने का कोई चांस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको किसी और केस में ज़रूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अल-कादर ट्रस्ट हो गया या कोई और केस हो गया। जी, जो है ये साइफर वाला मामला भी जो है जिस तरह से हुआ है, सजा हुई है, वो भी आपको मुतली उसकी नजर आती है? या खान साहब जिस तरह वो कह रहे हैं कि जल्दी नजर बाहर आते नजर नहीं आते, आपकी भी यही राय है हाफिज साहब? अच्छा देखिए, आज जो आया तोशाखाना का आया है वो वही पैटर्न अपनाया गया है कि जो मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर आया था। उस वक्त भी सारों ने बड़ा शोर मचाया था कि नैब क्यों कंसीड कर रहा है। आज नैब ने कंसीड किया है चीफ जस्टिस के सामने कि अगर इनकी सजाओं को सस्पेंड कर दिया जाए तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। एक चीज़। दूसरा काई साहब ये है कि ये तीनों केसेस से इसके अंदर प्रोसीजरल डिफिकल्ट किस्म के सीरियस डिफेक्ट थे कि जिसकी वजह से ये ट्रायल सस्टेन नहीं कर सकते। इसके अंदर 342 का इशू है, इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन का इशू है, और उसके बाद ये है कि फाइनल बहस का जिक्र है। ये सारे के सारे केसेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमांड होंगे, दोबारा ट्रायल की तरफ जाएंगे और ट्रायल जो है उसका दोबारा इस चीज का फैसला करेगा। अच्छा, शाह खावर साहब, जिस तरह अहसान साहब ने कहा कि पहले जनवरी में सजा होती है, अब सस्पेंड होगी, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, सस्पेंड होगी, तो ये क्या खेल तमाशा है सारा? और जो इशराफिया है इसको कोई पक्का हाथ डालना मुमकिन ही नहीं है, हमारा जो एक रियासती स्ट्रक्चर है। शाह खावर साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि खेल तमाशा हमें नहीं कहना चाहिए। एक प्रोसीजर होता है जो कि अदालतें अडॉप्ट करती हैं, और मैं हाफिज साहब से मुतफिक हूँ कि जो ये 3 केसेस जिस तरीके से चलाए गए बेजा उजलत में, और उसमें जो फेयर ट्रायल का जो एक राइट था वो डिनाई किया गया, तो जिस तरीके से ये आज इस केस में उनकी सजा मुअत्तल हुई है, बाकी 2 केसेस में भी वो भी उसका भी तरीकाकार ऐसा ही अडॉप्ट हुआ था, तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी अगर सजा मुअत्तल हो जाए तो उसमें किसी हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक उसके बाद उनको गिरफ्तार करने का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये फैसले करेगी तो वो केस के फैक्ट्स और सामने जो उनकी चीजें नजर आ रही हैं उनको देख के करेगी, और उसमें भी इसी तरह का नतीजा आ सकता है। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, जनाब हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब जुबैरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसान अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे भी जितना, वो ये है कि हमारे वजीर दिफा ने दोबारा कहा है कि हमारा दिवालिया हो रहा है, और इसमें जाहिर है उसकी वजूहात तो मैं इंट्रो में बयान कर चुका हूं कि जिस मुल्क की इशराफिया 130 अरब रुपए डॉलर का कर्जा खा जाए, 2 नंबर मुआहदे करे, तो वो तो होता ही है। लेकिन क्या ये वाकई होने जा रहे हैं? क्योंकि हमें तो IMF का प्रोग्राम मिल भी रहा है। हमारे साथ एक लीडर होंगे मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उनसे ये बात पूछते हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक है। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम का। मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम, ये पहले भी वो कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो इससे एक पैनिक भी फैलता है। लेकिन बहरहाल कमिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ हमें मिल भी रहा है प्रोग्राम, तो ये जरा ओवर डूइंग है या इसको आपका टेक क्या है इस पर जनरल साहब? या देखिए, मेरे ख्याल में ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट तो नहीं किया ना, ये तो एक नॉन हकीकत है। पाकिस्तान भी जानता है, दुनिया भी जानती है, डिफॉल्ट की तो बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। आपको पता है कि आपके ऊपर बहुत सी उस पर कदगन आती है। लेकिन जो ख्वाजा साहब बात करते हैं वो कहना यही चाहते हैं कि आपकी इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, और आपने जो देनी है चीजें वो ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो प्रैक्टिकली आप एक अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं है। आपको ये पता है कि देखें, हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 160 के मुताबिक हमें ये NFC अवार्ड और फिर डिवाइजेबल पूल की बात है, तो वो कर आके पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास 7,000 अरब रुपया बचता है।
लेकिन डेट फाइनेंसिंग में 8,000 अरब चाहिए, मतलब उसके मुताबिक। और इन एडिशन टू दैट आपकी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में 700 बिलियन है, पेंशन के 800 बिलियन रुपीस हैं, और देन डेवलपमेंट के तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए हैं, और देन डिफेंस है 1.8 ट्रिलियन यानी 1800 अरब रुपए। तो आपके पास फिर आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, या रोल ओवर करने पड़ते हैं, या फॉरेन और मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो डेट्स है ना, जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल है, ये ज्यादा है, लेकिन खुदा का करम है अभी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि हम अभी भी IMF से अगला वो ट्रांच का कुछ करेंगे। बट इन एडिशन टू दैट सिर्फ डेट्स लेने पे बात नहीं हो रही, बात ये भी हो रही है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर पे जोर है, इंडस्ट्री पे जोर है, एनर्जी की कोशिश की जा रही है, कीमत को कम किया जाए। और देन रेवेन्यू कलेक्शन की जो बात है वो बहुत, जिसमें हमारे लोग ऑनेस्टली नहीं दे रहे टैक्स पूरे तौर के ऊपर। जो लोग सैलरीड हैं वही फंसे हुए हैं और उनको हम नचोड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से बाकी, और फिर FBI के सिस्टम में जो रैम्पेंट करप्शन है वो जो है वो भी बहुत ज्यादा है, और वो कैंसर की तरह वो खा रही है। बिकॉज जहां 10 लाख लेना है वहां वो 2 लाख लेके तो 2 लाख जमा करा के तो बाकी 6 लाख जो है वो खत्म करा देते हैं। तो इस तरह जो है ये इन सारी चीजों के ऊपर मेरे ख्याल में करना जरूरी है। तो इसलिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। डिफॉल्ट नहीं हुआ अल्लाह के करम से, पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल से निकलने की पूरी कोशिश करेगा और निकल सकता है। तो वो हम एफर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। साहब, एक आज रिपोर्ट आई है, IIF इदारा है अमेरिका का, जिसमें उन्होंने बड़ी एक ग्लूमी पिक्चर पेश की है। फिर इसके साथ साथ जो प्राइस हाइक होनी है इस नए प्रोग्राम के बाद, तो है तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क। और साथ उस इदारे का यह भी कहना है कि ये जो हमारे यहाँ एक रवायत है कि PM साहब की जो है टर्म्स कम ही पूरी होती है, अभी ये सिलसिला चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि हम एक पूरी टर्म दे सकें ताकि स्टेबिलिटी आए, या ये IIF का जो एक खदशा है ये दुरुस्त है? जनरल साहब देखें, बहुत सी स्पेकुलेटिव चीजें भी आती हैं, जो जब वो देखते हैं कि कहीं कमजोरी है या कोई फॉल्ट लाइन है तो उसको एक्सप्लॉइट भी लोग करते हैं। फिर एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी है। वेयर एज हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल भी काबिल तारीफ नहीं है, उसमें बहुत कुछ हमने करना है। लेकिन हमें इनवर्ड्स देखते हुए हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि अगर हम इन हाउस अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्टेबलाइज करेंगे तो इन्फ्लेशन भी इंशाल्लाह उसको कंट्रोल होगा और रोजगार के जराए भी बढ़ेंगे। आपकी GDP बेटर होगी, पर इनकम बेटर होगी। एक सेल्स का है, एक वेल्थ टैक्स है, फिर कैपिटल गेन्स पे है, फिर कस्टम ड्यूटीज पे है। इन सारे फील्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें और इनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस हों, जो कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट ये करना चाहती है, तो आप देखेंगे कि खुदा के करम से सिचुएशन बेटर होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाल्लाह इस सिचुएशन को, अगर वो जो कहते हैं ना कि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये ठीक है, नया ट्रांच मिलेगा, उनकी अपनी शराइत होंगी। पिछली शराइत तो पिछली हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी, और उनके अपने गवर्नर उस वक्त चौधरी सरवर साहब ने कहा था कि हमने हाथ काट के दे दिए। अभी हमारी कोशिश यह है कि बैनुल-अक़वामी माहौल को बेहतर करके, वो भी आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कि इसहाक डार साहब एक इम्पोर्टेंट यानी फिगर है PMLN में, मगर इस दफा उन्हें वजारत खजाना में नहीं लगाया गया, और ये कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और उनके हवाले से एग्जेक्टिव में कोई अनईज पाई जाती है, मगर फिर उन्हें ECC में भी जो है वो डाल दिया गया। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि मैं स्पेक्यूलेशन है? जी जनरल साहब, देखिए आप डार साहब की बात कर रहे हैं। जी आप डार साहब की बात कर रहे हैं। जी डार साहब की। जी देखिए, मतलब है डार साहब ने, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज पाकिस्तान में अगर कोई मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो इसहाक डार साहब हैं, जिन्होंने तकरीबन 6 से ज्यादा बजट किए हैं और उनको निटी ग्रिटी का पता है। लेकिन एक ये था कि मौजूदा दौर के अंदर अगर आपके पास कोई और चॉइस भी है
तो उसको भी ट्राई करना चाहिए। डार साहब ने अपनी एक एफर्ट की इंटरम जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी और कोशिश करते रहे, तो उसके ऊपर उनको उन्होंने अपने तौर पे पहले वजीर खारजा नहीं रहे, ये फर्स्ट इंस्टेंस होगा जी। लेकिन देखिए बात मसला उनका पोर्टफोलियो का नहीं है वजीर खारजा का। मेरा ख्याल में जो कंसिडरेशन है वो उनके एक्सपीरियंस की है, क्योंकि वो थ्रू आउट के एनएफसी अवार्ड वगैरह से डील करते रहे, तो उनका होना जो है वो काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल में उनका वहां होना चाहिए। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है एक्चुअल उसका भी होना जरूरी है। मैं तो ये समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपनी विजडम में उनको रिप्लेस किया है। मेरे ख्याल में ये शायद एट ए लेटर स्टेज इस गलती को करेक्ट करना जरूरी होगा, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर का भी होना वहां जरूरी है। और अगर कोई और को मिनिस्टर निकला है तो अमीर मकाम साहब हैं या कोई किसी और को बाहर निकाल के इनको डाला जा सकता है, ताकि मतलब यह है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और बेहतरीन पॉलिसी हमारी फाइनेंशियल हो, फिस्कल भी मॉनेटरी भी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक है। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, दो बातें, एक तो आज IIF एक इदारा है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इवन यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी शायद इस इंस्टेबिलिटी की वजह से टर्म पूरी ना कर सके। और उधर हमारे दूसरी बार हमारे जो वजीर दिफा हैं वो कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, ये उनका पहले भी उन्होंने कहा है। इस दोनों पे आपका क्या टेक है? देखिए, ये बात तो यहाँ है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप इसी तरह देखें, कोई भी वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सिस्टम में बिल्ट इन है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक अहम जुज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। ये बड़ी सादा सी गुफ्तगू है कि अगर कोई अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 3 या 5 साल के लिए लाता है और फिर जो आपकी आवाम है उसको मौका मिलता है कि वो उसको अहाता कर सके कि क्या उसने डिलीवर किया या नहीं किया। इसी तरह कोई भी अच्छी टीम नहीं ला सका। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदरून भी अगर बहुत सा काम किया जाए, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हों, तो तब वो पॉलिसी ला सके। तो ये कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द टर्म कंप्लीशन, इट इज़ ऑल्सो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनहेरेंटली बहुत काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने आज के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के कलीदी मसाइल से आपसे पूछना चाहूंगा एक और पहलू से कि दो बातें हैं। एक तो कह रहे हैं जी IMF की शराइत की वजह से अब भी हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और दूसरा आज मुजम्मिल असलम साहब बोले हैं PTI के, हालांकि वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मगर आमतौर पर कहा जा रहा है कि ये जो नया प्रोग्राम, लंबा प्रोग्राम है, इसके बाद 60 रुपए जो है वो पेट्रोल में पड़ेंगे और लोगों की कमर तो पहले ही। तो ये इन्फ्लेशन जो है, क्या ये इस नए प्रोग्राम से मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाए, हम टेक्निकली डिफॉल्ट से भी बच जाएं, मगर लोगों का बुरकस लोग क्या कहा जा रहा है कि वो निकलेगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपने बात सही रखी है सामने। अगर कोई भी मुल्क, और ये मैं पाकिस्तान को नहीं जितनी भी कंट्री से गुफ्तगू करूं तो यही कहता हूं कि कंट्री अथॉरिटीज़ अगर ख़ुद अपने एक रिफॉर्म प्लान ऐसा नहीं रखेंगी जो बिजली बढ़ाने के यानी कि प्राइस को बढ़ाने तक ना हो, बल्कि बिजली की निजकारी, बिजली की तंजीम नौ, बिजली की पॉलिसी साजी, बिजली की जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, पाकिस्तान की जो टारगेटेड सब्सिडी रजीम है उसको लाना, पाकिस्तान के रेगुलेटर्स को ठीक करना। अब अगर ये सारी चीज़ें IMF से बात करेंगे तो प्रोग्राम ऐसा होगा जो लोगों पर भारी नहीं पड़ेगा। अगर आप टैक्स की बेस बढ़ाने की बात करेंगे तो प्रोग्राम ऐसा होगा जो लोगों पे भारी नहीं पड़ेगा। IMF कहाँ से प्रोग्राम सेट करती है? ये IMF का प्रोग्राम ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। ये कंट्री का प्रोग्राम है, ये कंट्री ने बनाना है। IMF एक बैंक है, उसने उसको फाइनेंस करना है। सारा पाकिस्तान कही जा रहा है IMF का प्रोग्राम। It has nothing to do with being an IMF program. The country का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो नीचे दस्तखत करता है कि ये मेरा प्रोग्राम है, आप इसको फाइनेंस कीजिए। जी डॉक्टर साहब, माय फाइनल क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, जो बहुत ही तनकीद हुई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जो हमने 93 में जो डील्स की IPPs की, और बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि अनटिल अनलेस उसको हम रिविजिट नहीं करते
एनर्जी से ना पैदावार बढ़ेगी, ना हम जो है कंपेटिटिव हो सकेंगे। और जो हमने नए मुआहदे किए हैं, बिजली ज्यादा आ रही है और हमारे पास उसको संभाला नहीं जा रहा और कीमत हमारे काबू में नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन दिस। माई टेक इज कि पाकिस्तान की जो इस वक्त का टैरिफ रजीम है वो डिमांड को सप्रेस करने की है। हम डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क आज इस वक्त 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बना सकता है। पाकिस्तान की आज खपत 10,000 मेगावाट है। सो उस पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को रीडू करना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेपरा और ओगरा के रेगुलेटर के लिए अच्छे लोग लाने पड़ेंगे जो ट्रेंड हों ये काम करने के लिए आउट ऑफ कंट्री से, बिकॉज पाकिस्तान में नहीं है ऐसे लोग। नेपरा और ओगरा को कंबाइन करना पड़ेगा, एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी और सबसे बढ़ के गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करते जाना पड़ेगा और एक लाइट टच रेगुलेशन से पाकिस्तान का एक सेक्टर बनाना पड़ेगा। सप्लाई साइड पे थर कोल, जो इस वक्त 4,000 मेगावाट के हमारे पास कोल पावर प्लांट्स हैं, उसमें थर कोल को यूज कीजिए। अगले 3 साल में ये तहैया कर लीजिए कि जो बाहर से इंपोर्टेड बिजली बन रही है उसको कम से कम करते चले जाएंगे। अगर तो ये सब काम आपको करते हुए दिखाई दे। वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो, बड़ा आपने वजाहत से कहा और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये था हमारा हफ्ते का पहला शो। कल फिर मिलेंगे, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।